हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो ये आपके आर्ट 2011 का क्वेश्चन पेपर है, लेवल 2 का, यानी जो जिसमें आपकी साइंस मैथ और आपकी एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन वाले दोनों का कॉमन क्वेश्चन आते हैं। वो 90 आते हैं, आपको मालूम होगा। एक तो 30 तो सीडीपी के, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, इनके 90 हो जाते हैं क्वेश्चन 30 के हिसाब से। बाकी 60 क्वेश्चन आते हैं, वो सब्जेक्ट के वो अलग हो जाते हैं। साइंस के और मैथ के अलग हो जाते हैं 60 क्वेश्चन, और एसएसटी के आपके 60 क्वेश्चन अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये डिवाइड कर रखे हैं। बाकी 90 क्वेश्चन सेम रहते हैं। जैसे उनमें से हम सीडीपी देख रहे हैं, तो देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन है विकास के बारे में सत्य नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये वाला गलत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बाकी ऑप्शन दे रखे थे, विकास अंतःक्रिया का फल होता है, सही है। व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है और एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन था, बालकों की सोच है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो ये आपकी जीन प्याजी की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो 3 नंबर की अवस्था है ना, उसकी विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो हम कहेंगे जो आपकी वंशक्रम और वातावरण यानी हेरिडिटी और आपका एनवायरनमेंट है, इन दोनों का ही योगदान होता है या अंतक्रिया का परिणाम होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन प्याजी के अनुसार है भौतिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? अगर इन सभी में से देखें तो सामाजिक संचरण नहीं होगा। उन्होंने इक्विलिब्रेशन है, जैसे संतुलीकरण की बात की है, अनुभवों की बात की है, ठीक है, लेकिन सामाजिक संचरण की बात नहीं की है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त होगी? कौन से विशेष आवश्यकता वाले? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो इन्हें CWSN बोलते हैं बच्चों को। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि उन्हें सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग होते हैं ना, सहपाठी द्वारा अनुशिक्षण, ये वाला सबसे बेस्ट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता होती है, ये किस प्रकार के बालकों की होगी? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके सृजनशील बालक। ठीक है, यानी समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता यानी अवेयरनेस होना एक तरह से। तो ये निश्चित तौर से आपकी है सृजनशील बालकों से संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने पर्स पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो ये उदाहरण किसका है? तो ये आपका होगा चेयर लर्निंग का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसमें से बाह्य अभिप्राय में समावेश किया जाएगा। तो देखिएगा, प्रशंसा है, प्रतिद्वंदता है, पुरस्कार एवं दंड है और परिणाम, ये सभी बाह्य हैं। तो ये सभी बाह्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जिन प्रक्रियाओं में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। अगर व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, निश्चित रूप से सामाजिक अधिगम होगा, जैसे सोशल लर्निंग कहते हैं। तो ये आपके अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिया गया सिद्धांत था, आपने सुना होगा। इसे बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी या फिर सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अधिगम नियोगिता का लक्षण क्या होगा लर्निंग डिसेबिलिटी का? तो हम ये कहेंगे, अगर इनमें से देखें तो एक ये लक्षण बताना है। तो इनमें से अगर ध्यान से देखें ना, देखिएगा, भागने की प्रवृत्ति तो होना ये तो होती नहीं। अशांत ऊर्जावान और विध्वंसक होना ये भी नहीं होगी। अभिप्रेरणा का अभाव ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहें अवदान संबंधी बाधा विकार, ये वाला हो सकता है। हालांकि ये ऐसे कह रहा है कि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, यही तो कह रहा है। डिसऑर्डर और अटेंशन यानी अवदान संबंधी बाधा विकार। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान रखना, एक यहाँ पे ये आया है तो मैं बताऊँ ADHD आएगा ना, वो लर्निंग डिसेबिलिटी भी नहीं आता, ये विकासात्मक विकार में आता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या होगा? तो ये हम कहेंगे वो रहेगी आपकी एक तो मैच्योरिटी, एक आयु, ये व्यक्तिगत है यानी हमारे खुद से संबंधित होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहेंगे, यानी जिसे जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा, क्योंकि उसे कोई भी प्रभावित नहीं कर रही है दूसरी चीज। ठीक है, यानी
उसने गेंदबाजी का कौशल विकसित कर लिया, तो लेकिन उसकी बल्लेबाजी से कोई भी प्रभावित नहीं है, तो इसका मतलब शून्य प्रशिक्षण अंतर कह लीजिएगा, या जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं, या ट्रेनिंग बोल सकते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग लिख रखा है, लर्निंग ट्रांसफर आता है इसका शब्द। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा ट्रेनिंग सभी में ट्रेनिंग दे रखा है प्रशिक्षण। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया था। नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करेगा। अगर आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि चाहे तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामंजस्य की ओर निर्देशन हो, ठीक है, या मानसिक विकारों का न होना, या व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, तो ये सभी पॉजिटिव पॉइंट है, वो एक मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए उत्तम की ओर प्रदर्शित करते हैं तीनों ही पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 में फ्रायड पियाजे जो अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है वो बताइएगा। पियाजे ने कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 16 कि इसमें से बताइए निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। देखिएगा, जब भी हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, जैसे रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, ये बात तो सही है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती है, ये भी बात सही है। रुचि योग्यता एवं अभिक्षमता से संबंधित नहीं होती है, ये भी सही है। यानी जो आपकी एबिलिटी होती है और एप्टीट्यूड है, इससे संबंधित नहीं होती है। बाकी रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, जबकि होती है, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। ये अच्छा क्वेश्चन था। और ये वाला रुचि वाला ना कई बार पूछा है, ये वाला तो कि जन्मजात है क्या अर्जित है, और एक ये वाला क्वेश्चन है कि एटीट्यूड हमारा क्या होता है, यानी अभिवृत्ति बोलते हैं। तो हम ये कहते हैं अभिवृत्ति का मतलब होता है ये आपकी एक तो अर्जित प्रवृत्ति होती है, यानी वातावरण से हम सब चीज़ें सीखते हैं। तो हम ये कहेंगे एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के आधार पर या अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया देती है। यानी आप किसी चीज़ के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, सकारात्मक, या आप नकारात्मक रखते हैं, वो डिपेंड आप पे ही करेगा, वो आपका दृष्टिकोण करेगा। ठीक है, तो ये भी विशेषता इसमें होती है। बाकी तो कोई इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका होती है। बोर्ड ने आंसर माना था नाम मात्र की, लेकिन इसका होगा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारण यानी भंडार गृह या निम्न में से कौन सा होगा, वो इदम होता है। तमित इच्छाओं का यही होता है, यानी इदम। नेक्स्ट है कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किसकी, तो हम कहेंगे दबाव से निपटने की करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। तो अगर हम देखें ये शारीरिक निरोगिता वाले है ना, जो कह सकते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप वाले होते हैं ना, तो उनकी बात कर रहा है। उनके सेटिस्फैक्शन के लिए कौन सी इसमें डिफेंस मैकेनिज्म बेस्ट रहेगी, तो वो रहेगी फंटाइसी यानी अतिकल्पना करना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया था। इस परीक्षण में कार्डों को प्रतिस्थापित किया गया था। CAT जिसे कैट बोलते हैं, ये आपके कैट है, किसने लियोपोल्ड बेलेक नहीं दिया था, कैट दिया था आपके मॉर्गन एवं मुर्रे ने, तो सही है। ये लियोपोल्ड बेलेक ने दिया था, जिसमें आपके 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए 10 कार्ड हुआ करते थे। उनमें क्या है, सजीव वस्तुओं के स्थान पर नहीं, ये नहीं, लोगों के स्थान पर जानवरों के कह सकते हैं लोगों के स्थान पर जानवरों के जो भी चित्र थे उन्हें प्रदर्शित किया जाता था या उपयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सृजनशील के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। अगर सृजनशील यानी क्रिएटिविटी बच्चों की बात करें तो ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचाराविश लेना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। सेकंड नंबर ऑप्शन है अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्निहित समान नहीं बल्कि समांतर है। मूल प्रवृत्ति आंतरिक जैविक बल। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे अच्छा क्वेश्चन है ये कि जो भी आपकी आवश्यकता है ना, वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा कथन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम होता है, ये बात सही है, क्योंकि पहले हमें नीड होती है, ये 3 स्टेप चलते हैं, फिर उसके बाद हमें ड्राइव होगा, फिर उसके बाद इंसेंटिव होगा, इंसेंटिव। ठीक है, यही क्रम होता है। तो ये कह रहे हैं ना अंतर्निहित वो आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। ठीक है, आवश्यकता वो अंतर्निहित समान नहीं बल्कि समानांतर होते हैं, ये बात सही है। समान नहीं होते लेकिन समानांतर होते हैं। ठीक है, बाकी मूल प्रवृत्तियाँ आंतरिक जैविक बल होती है, ये बात सही थी। ये तीनों सही थे, 1 नंबर गलत हो गया। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य
घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए, तो वो 45 किए गए हैं। इसी में आपकी तैयारी का समय भी इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। पहली बात तो नियमित रूप से समय पर या समय जो भी दिया गया उस पर स्कूल पहुँचे और जो भी आपका करिकुलम है उससे संचालन करें, उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करें। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी सभी सही है। शिक्षक के दायित्व दे रखे हैं, अगर आपने धारा पढ़ी हो 24 तो उसी में दे रखे हैं ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा निम्न में सूचीबद्ध किया गया है, तो आप बताइएगा इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिएगा इसमें से कहा गया है महिलाओं के प्रति आदर करें एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए, यानी जो भी प्रोग्राम हो उन्होंने आयोजित किया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एनसीएफ 2005 में बात कही गई है किसके बारे में, तो ज्ञान स्थायी वो दिया जाता है और ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, तो हम कहेंगे ये आपके विद्यालय तथा शैक्षिक जो भी कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली होगी ना उसमें सुधार करता है, बाकी नई कुछ करता नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा यानी जो परीक्षा सुधार निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है, तो एक तो खोटी पुस्तक परीक्षा, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है, इन सभी हो जाएंगे।